आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 12 जुलाई के करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स मैं आपको दे रहा हूं गुरु। बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, वैसे आंसर राइटिंग का हमने 600 रुपए का कोर्स चलाया है, आपसे आप उसको परचेज करिए, बहुत फायदा होगा। तो किस तरीके से आंसर राइटिंग करेंगे आप, और कोई भी एग्जाम के लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, बेसिकली टोटल 5 टॉपिक्स की हम बात करेंगे, और हर दिन लगभग रात के 8 बजे आपको ये करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। आज 13 जुलाई है, तो कल मतलब एक दिन पहले के करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो भैया, अरे बाप रे, हमारे जानवर, क्लाइमेट चेंज और वाइल्ड एनिमल्स। देखिए, जानवरों के लिए हमेशा संवेदना रखें। इनकी जबान नहीं है, बेजुबान है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इनको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोशिश करें कि छतों पे पानी रख दें। मैं अभी भी भूल नहीं सकता कि एक चिड़िया जो है वो एकदम से आई और मेरे पैर पे, मैंने जो अपना कच्छा पहना हुआ था, कच्छा इन द सेंस की नेकर शॉर्ट्स, उस पे चिपक गई और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बहुत दुख हुआ मुझे। ठीक है ना, मैंने कोशिश की बट वो नहीं बच पाई। पानी दिया, सब कुछ दिया, और ये बहुत ही कहता ना कि एक दर्दनाक है। तो ये जो इतनी गर्मी है ना, इससे हमारी बर्ड स्पीशीज और एनिमल्स जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट है। अब इनके लिए कुछ करना चाहिए बिल्कुल। हम गाय गो रक्षा की इतनी बात करते हैं, लेकिन आप देखिए गाय हमारी क्या कूड़ा खा रही है, बहुत दर्द होता है। तो कोशिश करें कि अगर इनके लिए आप पानी रख सके, छत पे या बाहर भी पानी रख सके, तो इतना कर दें। पेपर 3 इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले तो क्या हमारी वाइल्ड लाइफ पे इंपैक्ट हो रहा है हीट वेव्स का। याद रखिएगा कि जो आंसर राइटिंग है वो इसी से ही आएगी। तो जो ग्लोबल कंसिक्वेंस है, और प्री के लिए भी सवाल, सबसे पहले तो ऐसा तो है नहीं कि गर्मी हर किसी को इफेक्ट करती है, कि हमको नहीं इफेक्ट कर रही, तुमको, हर किसी को, एवरीवन। डिहाइड्रेशन होता है, और ये जानवरों में भी होता है। मंकीज भाई हमारे पूर्वज हैं, मेक्सिको में टेस्ट देखी गई हैं। कनाडा में मरीन लाइफ, ये बताया ही गया है ना कि हमारी कोरल्स खत्म हो सकती है, आधी से ज्यादा कोरल ब्लीचिंग हो सकती है, जिसकी वजह से पूरा कोरल्स बेसिकली रेन फॉरेस्ट है। जैसे हमारे जंगल हैं धरती पे, हम जिंदा हैं, वैसे ही मरीन स्पीशीज उसकी वजह से जिंदा है, वो खत्म हो सकती है टेम्परेचर की वजह से। पेंगुइन्स, मैगलेनिक पेंगुइन्स जो कि अर्जेंटीना में है, अगर आप आर्कटिक जाते हो, अंटार्कटिका जाते हो, तो आप वही अर्जेंटीना से ही होके निकलते हो। साउथ अमेरिका के सबसे निचला वहां से क्रूज चलता है, 5 लाख रुपए लगते हैं, अगर आप जाना चाहते जा सकते हो। राइजिंग टेम्परेचर, 2023 में हॉटेस्ट ईयर रहा है। ठीक है, 1.1 डिग्री सेल्सियस पे हम खड़े हुए हैं, 1.5 डिग्री सेल्सियस गया, तो ये इरिवर्सिबल है। तो जो हीट वेव्स है वो ज्यादा फ्रीक्वेंट, ज्यादा सीवियर हो गई हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। तो जो हॉट एंड ड्राई एरियाज में एनिमल्स हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसमें मास में चिड़ियाएं मर रही हैं। चिड़िया और जो लोमड़ियां हैं, बर्ड्स एंड फ्लाइंग फॉक्सेस बेसिकली, वो तो अलग, ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल है ना। और ऐसा है कि ये उड़ते उड़ते जा रही हैं, आप पता चला जमीन पे चल रहे हो या आसमान में उड़ रही हैं। तो अगर ये एकदम से गिरे तो समझिए कि दैट्स नॉट, ये अच्छा साइन नहीं है। तो बर्ड्स और चमगादड़, फ्लाइंग फॉक्सेस बेसिकली मेगा बैट्स होते हैं, ठीक है ना, तो ये लोमड़ी नहीं है ये, ठीक है। तो मेगा बैट्स, चमगादड़, एकदम से ये नीचे गिरते, दे आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल। अब कुत्ता जा रहा है, गर्मी पड़ रही है, आजा बेटा, काट लिया तुमको, पगला गया। बंदर, गर्मी आदमी का इंसान पागल कर देता है, जानवरों का भी इंसान पागल कर सकता है, जानवरों का भी दिमाग पागल कर सकता है। आदमी का दिमाग अगर पागल हो सकता तो हीट वेव जो है वो एनिमल बिहेवियर को भी अल्टर करता है। ओके, एक्सट्रीम जो इतनी ज्यादा गर्मी है, कुछ जानवर वो अपनी पॉपुलेशन को रिड्यूस कर लेते हैं। ओके, तो उनका बिहेवियर चेंज होता है और उनका नेचर भी चेंज हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया। एडाप्टिव स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं? एनिमल बहुत तरीके के बिहेवियर्स को अडॉप्ट करते हैं। आप अक्सर सोचते होंगे कि कुत्ते के पूरे शरीर पे बाल हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? भालू के पूरे शरीर पे बाल हैं, तो क्या कर सकते हैं? जैसे शेड को यूज करते हैं एनिमल्स, पानी में चले जाते हैं, रेस्ट ज्यादा करते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि जो एनिमल्स होते हैं उनका शरीर अलग है हमारे से। ऑस्ट्रेलिया में जो कोआलाज हैं
वो जो ठंडे पेड़ होते हैं ना उनको हग करते हैं, उनके गले लगाते हैं। कैलिफोर्निया में जो बियर्स हैं, खैर कैलिफोर्निया में अमेरिका में इतनी ठंड मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, बट फिर भी इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी। तो वो जो पॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना, या पूल्स होते हैं, वहां पे घुस जाते हैं ठंडा पानी। लेकिन देखिए एक्चुअली जो एनिमल्स होते हैं वो इवॉल्व हुए हैं और हमको उसकी इतनी जानकारी नहीं है। हम नहीं समझ सकते कि अगर किसी जानवर को बहुत गर्मी लग रही है तो वो क्यों, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे स्पीशीज ऑलरेडी दे आर एट द एज ऑफ देयर फिजियोलॉजिकल लिमिट्स। तो इस तरीके का कुछ बिहेवियर, थर्मल रेगुलेटरी बिहेवियर होता है। ये देख सकते हैं एकदम चिपक गया है, ये इनके लिए एसी का काम कर रहा है। चिड़ियों की हालत बहुत खराब है क्योंकि चिड़िया सबसे ऊपर उड़ती हैं और बर्ड्स जो है वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट भी नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं। जैसे इंसानों के पास भी पसीने वाले जो आपका पसीना आता है ना आपके बॉडी, वो आपका नेचुरल एसी है। वो आपकी बॉडी को, मैंने वेट बल्ब पे लेक्चर लिया था, आप उसमें देखिएगा, तो आपकी बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करता है ना। ये चीज है। सारे स्मॉल मैमल्स पे जो रिसर्च हुई और बर्ड्स पे, उसमें ये बताया कि जो मैमल पॉपुलेशन है वो तो स्टेबल रहती है, लेकिन बर्ड स्पीशीज जो है वो 43% से हीट की वजह से डिक्लाइन हो गई है। ठीक है, तो जो सूरज का एक्सपोजर होता है उसकी वजह से। अब जो नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं, जो रात में, जैसे उल्लू हो गया, बाकी जो रात में, तो वो तो भाई अंडरग्राउंड रहते हैं, तो वो तो क्या है कि उनको इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे पिजन हो गया, हाउस पैरो, ये सब तो दिन में एक्टिव होते हैं, तो इनको बहुत बड़ा खतरा है। ओके, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है भाई? सिंपल सी बात है कि भाई देखो, शॉर्ट टर्म तो है कि आप पानी दे दो इनको, पानी में नहला दो, लेकिन टेम्परेरी है सब। सबसे इंपॉर्टेंट है हैबिटेट कंजर्वेशन। एक्सपर्ट जैसे एंड्री स्नॉड और एडिक रिडल ये बताते हैं कि जो नेचुरल हैबिटेट से उनको बचाना पड़ेगा। आपने कब आखिरी बार देखी थी गौरैया, याद है? मुझे याद है कि जब मैं स्कूल जाता था, आज से 2000, मैं जब 7th 8th में था, 2006 में 8th क्लास में था मैंने अपना 12th 2010 में पूरा किया। तो मुझे आज भी याद है कि मैं उठता था चिड़ियों की चहचहाहट से, हमारी विंडो पे बहुत सारी हाउस पैरो जो है वो आ जाती थी। अरे बहुत अच्छा है, लेकिन आपने कब आखिरी बार देखी थी? तो जो इन्वायरमेंट है, दे आर उनको आपको शेड, वाटर, शेल्टर देना पड़ेगा। आपने तो बहुत बुरी हालत कर दी है बर्ड्स की, तो अब उनकी भरपाई करिए आप, ताकि एक्सट्रीम हीट को वो विथस्टैंड कर सके। अब एक्सट्रीम हीट को विथस्टैंड करने से, जैसा कि हमने बताया कि पेपर 3 में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, तो कई बार हमको भी लगता है कि यार हम भी विथस्टैंड कर सके जो यूपीएससी का प्रेशर है एग्जाम का। तो 85% आंसर राइटिंग आती है, तो हमने शानदार कोर्स निकाला सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए का। ये कोर्स आप जरूर अवेल करें। यूपीएससी आंसर राइटिंग कोर्स है। कैसे लिखते हैं आंसर ये आपको बताया जाएगा, एक एक चीज आपको बताया जाएगी, आपकी कॉपी का इवैल्यूएशन होगा। अब बात करते हैं दूसरे करंट अफेयर्स की, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट की। ये भी पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कल लेक्चर किया था, बहुत बड़ा। ठीक है, कल मैंने स्टडी ग्लोस्पेस का एक सेपरेट लेक्चर किया है, उसको आप जरूर देखिएगा। फिलहाल अरुणाचल से 2 एंटी डैम एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया है। 8 जुलाई को यह हुआ है। जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, पहले हरियाणा के सीएम थे, ये विजिट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई पब्लिक ऑर्डर को प्रॉब्लम की, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, याद रखिएगा। क्यों इनको डिटेन किया है, क्यों इनको जेल में बंद किया है? क्योंकि अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट को लेकर दिक्कतें सामने आ गई हैं। वैसे अरुणाचल प्रदेश में 29 ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है ना। अपर सियांग प्रोजेक्ट क्यों है? ये डैम है बेसिकली। सियांग जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र जो कि तिब्बत से निकलती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, कैलाश मानसरोवर से। तिब्बत चाइना में है, चाइना का उस पर कंट्रोल है। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में आते हैं, जिसको सियांग या फिर दिहांग बोलते हैं। उसके बाद ये आसाम एंटर करती है, जहां पे हम इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, जहां पे हमेशा फ्लड आ जाता है, और हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है। हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ब्रह्मपुत्र दुनिया की 16वीं सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, बहुत बड़ी नदी है। तो इसको आसाम में ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, और उसके बाद ये बांग्लादेश एंटर करते हैं, जहां पे इसको जमुना बोला जाता है।
और वहां पे गंगा के साथ मिलकर ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसमें से 6,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो बांग्लादेश में और 4,000 स्क्वायर किलोमीटर है वो वेस्ट बंगाल में है, जहां पे व्हाइट टाइगर सबसे ज्यादा मिलेगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेगा। तो वो ये ऐसा है पूरा का पूरा, और फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो वहां का दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो अपर सियांग प्रोजेक्ट क्या है? 11,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि सियांग रिवर अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। अब देखिए 11,000 मेगावाट डैम क्यों यूज होता है बिजली के लिए? क्योंकि डाउन स्ट्रीम है, नदी जो है वो ढाल से उतर रही है, आप वहां पे एक टरबाइन लगा दीजिए, बहुत तेज टरबाइन घूमेगा तो बिजली पैदा होगी। दूसरा, नदियों का रुख मोड़ा जाता है, दूर दूर तक पानी पहुंचाया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तीसरा, पानी के लिए पानी की कमी जो है वो पूरी की जाती है। चौथा, वाटर स्टोर किया जाता है यहां पे। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? जब पानी खुलता है तो बहुत सारे गांव जो हैं वो डूब जाते हैं, पानी का रुख मोड़ा जाता है जो कि एक इकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। साथ ही साथ जो हमारी मरीन स्पीशीज है उसके लिए भी डैम बनाना बहुत अच्छा नहीं रहता है। एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, इसका एडवांटेज है, बहुत टूरिज्म भी आ जाता है डैम को देखने के लिए। विस्थापित होना, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन अभी तक चल रहा है, अभी तक सरदार सरोवर डैम तो बना दिया गया, लेकिन जो लोगों को विस्थापित किया गया अभी तक उनको मेहनताना नहीं मिला, मतलब एक तरीके से कॉम्पनसेशन नहीं मिला। ये एक प्रॉब्लम होती है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से, इसमें से कुछ प्रॉब्लम्स अरुणाचल प्रदेश में भी यहां पे बोला जा रहा है कि ये हो जाएगी। ठीक है, अब एक्चुअली क्या था कि 2017 में सरकार ने ऐसे 2 प्रोजेक्ट बनाने थे। एक था 5500 मेगावाट का सियांग अपर स्टेज 1 और एक था 3750 मेगावाट का अपर सियांग प्रोजेक्ट 2। इन 2 प्रोजेक्ट को कंबाइन कर दिया है और अब एक ही प्रोजेक्ट बनेगा जिसको बोला जाएगा अपर सियांग प्रोजेक्ट, जो कि 11,000 मेगावाट का है। तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एनएचपीसी, जो सारे इस तरीके के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को देखता है, वो इसको बनाएगा। 300 मीटर हाई डैम है, तो सबसे बड़ा डैम है ये अभी तक का, जब ये बन के तैयार होगा। राइट, अब आपको पता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है, ये आप देख सकते हो ना, ये साइट्स हैं। ठीक है, यहां पे अरुणाचल प्रदेश जो है वो, जैसे जो चाइना है, चाइना एक है ईस्टर्न पार्ट जहां पे प्रॉब्लम है, भारत चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। ईस्टर्न वाला पार्ट लद्दाख वाला रीजन, सेंट्रल पार्ट, मिडिल पार्ट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, बट जो वेस्टर्न पार्ट है अरुणाचल प्रदेश वाला, चाइना वहां पे हमेशा उसको साउथ तिब्बत कहता है, अरुणाचल प्रदेश को कहता है अरुणाचल प्रदेश हमारा है। कई बार गांव के नाम बदल देता है, बस जैसा एस जयशंकर बोलते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि नाम बदलने से क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है ना। अब एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया जा रहा है? ये नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है, पता है, क्योंकि चाइना एक 60 गीगावाट 60,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट बना रहा है। 60 गीगावाट मतलब वही समझ ही गए होंगे, ये सुपर डैम है। इसी नदी को तिब्बत में सैंगपो बोला जाता है और इसी नदी के ऊपर जो है चाइना डैम बना रहा है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए हम ये अपर सियांग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए चाइना डैम जो है वो क्या करेगा, वो भाई इस नदी को रोकेगा एक रिजर्वायर की तरह। भाई आप एक बात बताओ कि जैसे मान लीजिए पानी आ रहा है, अब आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, ऊपर है और एक और 2 फ्लोर का मकान है, आप ग्राउंड फ्लोर पे ऊपर हो, तो जब पानी चढ़ता है तो क्या होता है कि आपको सबसे तेज फ्लो मिलता है, लेकिन जब वो ऊपर जाएगा तो फ्लो धीमे हो जाएगा ना। आप क्या करोगे, मान लीजिए कि आपने नल खोल लिया तो ऊपर पानी नहीं पहुंचेगा। ऐसा ही है, चाइना से नदी निकलती है तो चाइना के पास एडवांटेज है, चाइना का डैम बना के पानी को स्टोर कर लेगा तो भारत को पानी नहीं मिलेगा, दिक्कत है ये। तो इसीलिए इस पूरे डैम को बनाया जा रहा है ताकि ये काउंटर किया जा सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पे बोल रहे हैं कि इसका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है। एंटी डैम ऑर्गेनाइजेशन कह रही हैं कि जो डैम है वो डेलिकेट इकोसिस्टम को थ्रेटन करता है, क्योंकि आप पेड़ काटोगे यहां पे। और एक्चुअल में भारत जो है एक फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2021 में लेके आई थी, उसमें क्या है कि अगर कोई भी एरिया, जैसे बॉर्डर है भारत का बॉर्डर है, 100 किलोमीटर के अंदर अगर वो पास में एरिया आता है तो वो एक्सेप्शन है, मतलब भारत वहां पे जो मर्जी है वो करेगा। जो मर्जी कहने का मतलब अगर पेड़ वेड़ है तो काट के, कुछ भी अगर नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो काट के बना देगा। यही हो रहा है। तो बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट जो है वो 300 गांव को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अब हालांकि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 450 करोड़ रुपए दिए गए हैं, लेकिन उसको भी बोल रहे हैं कि हमको पैसा नहीं चाहिए,
एक्टिविस्ट बताते हैं कि लोकल कम्युनिटी पे सीवियर इंपैक्ट हमको होगा। पेमा खांडू जो सीएम है, उन्होंने कहा कि देखिए प्रोजेक्ट जो है अगर लोग बोलेंगे तभी हम इसको आगे ले जाएंगे। प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो गई है, सर्वे शुरू हो चुके हैं और अभी प्रॉब्लम इसी पे ही है। सॉरी, 325 करोड़ लाइवलीहुड स्पीड सीएसआर के तहत, 450 करोड़ नहीं, ये एलोकेट किए गए हैं कि चिंता मत करिए। अब यहां पे सरकार बात कर रही है, एक पूरी पब्लिक कैंपेन चलाई जाएगी अभी अरुणाचल प्रदेश में कि देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप जो भी यहां पे लोग हैं उनको हम पूरा कॉम्पनसेशन देंगे, भरपाई उनकी करेंगे। लेकिन एक्टिविस्ट वही बता रहे हैं कि जो अमेंडमेंट एक्ट है ये डेंजरस है। अब तीसरे करंट अफेयर, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और प्रिजन। हमारी जेल जो है वो नर्क से कम नहीं है गुरु, कहीं पे भी जेल जो होती है वो नर्क से कम नहीं होती है। पेपर 2 सोशल जस्टिस और पेपर 1 सीलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से यह पूछा कि एक बात बताइए, जो स्टेट्स हैं वो प्रिजन मैनुअल्स होते हैं, तो भाई जो प्रिजन मैनुअल्स है उनको एग्जामिन क्यों नहीं कर रही है? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है प्रिजनर्स के साथ। देखिए एक बार सजा हो गई, इंसान जेल में चला गया, फिर कोई क्या ही देख रहा है, वहीं पे पिक्चर एंड हो जाती है। बट एक्चुअल में असली पिक्चर वहां से शुरू होती है। जो ताकतवर हैं टीवी भी आ जाएगा, बीवी भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो जाता है जेल के अंदर। लेकिन जो कमजोर है उनका क्या? अब जो प्रिजन है, जो जेल है, वो एक स्टेट सब्जेक्ट होता है। राज्य जो है, अलग अलग राज्य में अलग अलग कानून है। जेल कैसे चलेगा इसके लिए एक प्रिजन मैनुअल बनाई जाती है, रूल बुक होती है। ये यूपी ने कहा है कि हमने कोई भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, कास्ट की वजह से भेदभाव नहीं किया। अब ये तो फंडामेंटल राइट्स का हनन हो गया। लेकिन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बोला है कि देखिए गलत है, आप डॉक्यूमेंट्स में स्कैवेंजर क्लास क्यों लिख रहे हैं? जो लोग माल ढुलाई या कुछ करते हैं इस तरीके का, तो वो आपको लिखने की क्या जरूरत है? उन्होंने डॉक्यूमेंट को देखा और बताया कि देखिए जैसे ये आपकी कॉन्विक्ट्स हैं, है ना, जिनको सिंपल इंप्रिजनमेंट मिला है, दे वुड नॉट परफॉर्म मीनियल और डिग्रेडिंग ड्यूटीज। वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अगर बिलोंग नहीं करते तो वो इस तरीके का काम नहीं करेंगे। तो इसका क्या मतलब है? ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। जेल में जो भी रह रहा है, जैसे आपने मिर्जापुर देखा तो उसमें बोलता है पंडित जी, वो एक बोलता है ना कि अरे उसका मतलब होता है कि गोडा, क्या बोलता है, मैं नाम भूल गया, वो एक डायलॉग मारता, कहता है वो टॉयलेट का काम होता है ना। तो बोलता कि ठीक है आप किचन कर लीजिए। तो ऐसा थोड़ी ना कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है अगर वो मान लीजिए बंद है जेल के अंदर तो वही काम करे, हर कोई काम करेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं देखने को मिल रहा है। एस मुरलीधर जो कि सीनियर एडवोकेट है और एडवोकेट प्रसन्ना एस, ये रिप्रेजेंट कर रहे थे जर्नलिस्ट सुकन्या, जो पिटिशन डाली गई थी जर्नलिस्ट के द्वारा, सुकन्या संथा। उन्होंने बताया कि एमपी में जो डीनोटिफाइड ट्राइब है उनको ऑटोमेटिकली एक हैबिचुअल क्रिमिनल्स के रूप में देखा जाता है। ये कितनी गलत बात है कि कुछ भी हो तो सबसे पहले इनको पकड़ो। कोर्ट का रिस्पॉन्स क्या है? उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो इस ग्राउंड रियलिटी को बदलना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि कोर्ट ने मतलब ये जो जजमेंट है उसको रिजर्व कर दिया गया, लेकिन बोला कि देखिए लीगल सर्विस अथॉरिटीज जो हैं डिस्ट्रिक्ट पे, स्टेट लेवल्स पे, वो लगातार आती रहे जेल में, प्रिजनर्स को मॉनिटर करते रहे, आप देखते रहे, आते रहे जेल में सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रिजन मैनुअल्स है 10 राज्यों में, जिसमें यूपी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल आता है, उसमें अभी भी डिस्क्रिमिनेशन और फोर्स्ड लेबर कास्ट के बेसिस पे देखने को मिलता है कि अबे तुम इस कास्ट के तो यही काम करोगे। गलत है, जात पात बताइए, तो ये नहीं होना चाहिए। मॉडर्न रिफॉर्म्स आए हैं लेकिन स्टिल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 12 से 18 तक, ये प्रेवलेंट है ना। अब जैसे थेवर्स, नादर्स और पल्लर्स है, इनको सेपरेट किया जा चुका है तमिलनाडु से, यानी कि जो एक पर्टिकुलर कास्ट, अगर हायर कास्ट है तो अलग रहेंगे, इनके बात नहीं करेंगे, और जो लोअर कास्ट है वही है। गिग इकोनॉमी की बात करते हैं, पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है ये, और आज इससे सवाल आएगा इंडियन इकोनॉमी के लिए, ये काफी ज्यादा तो चलिए क्या है गिग वर्कर्स। पहली बात तो ये बढ़ते जा रहे हैं और अनरेगुलेटेड लेबर पूल है। कर्नाटक प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बिल 2024 में आया है, इसमें कुछ रिलीफ मिलेगा इनको, लेकिन अगेन इनको एम्प्लॉय ट्रीट नहीं किया जाएगा। क्या होते हैं गिग वर्कर? जैसे
ये वो होते हैं, दे आर एम्प्लॉयड ट्रांजैक्शनली ऑन अ टाइम और टास्क बेस्ड मैनर, हैविंग फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज देयर आवर ऑफ वर्क। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूं, अब पढ़ाई में मुझे पैसा भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं जोमेटो ज्वाइन कर लिया, मैंने पिज्जा हट ज्वाइन कर लिया, मैंने डोमिनोज ज्वाइन कर लिया। अब ये क्या है, मैं अपने हिसाब से घंटे चूज कर लूंगा और काम करता रहूंगा, कमीशन बेस पर कुछ सैलरी मुझे मिल जाएगी, लेकिन मैं इंप्लॉय नहीं हूंगा। समझ रहे हो? तो एक तरीके का फ्रीलांस है ये, इसी को गिग वर्क इकोनॉमी बोल रहे हैं, राइट? ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, ये सब इसी के अंदर आ जाते हैं। तो अभी 1.5 करोड़ के करीब 15 मिलियन फ्रीलांसर्स जो हैं वो वेरियस सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। 90 मिलियन, 9 करोड़ के करीब जो हैं, अगर बात करते हैं तो अभी आने वाले समय में 2030 तक इतनी सारी जॉब्स जो है वो गिग इकोनॉमी, तो इतनी जॉब्स आ जाएंगी। अब आप एक बात बताइए कि 9 करोड़ वर्कफोर्स, 9 करोड़ की वर्कफोर्स, 20 to 30% यही होगी मेरे भाई। तो इनको तो भाई इंप्लॉय आप मानो। अगर इतने लोग गिग वर्क करेंगे, गिग वर्कर बनेंगे, तो अच्छा खासा हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होगा इनका। भारत की अगर गिग वर्कफोर्स की बात करें, आईटी डिजाइन मैनेजमेंट में ये हायर स्किल फ्रीलांसिंग है। जैसे अगर मान लीजिए मुझे वेबसाइट बनवानी, मैं किसी कंपनी को नहीं देके एक फ्रीलांसर को दे दूंगा। पर्सनल सर्विसेज की बात करें तो केयर, वेलनेस, टीचिंग, ये सब कि चलो टाइम पास के लिए टीचिंग भी कर ली, कुछ लोग यूट्यूब खोल लेते हैं। खैर हमारा तो फुल टाइम, हमारी तो कंपनी है। खैर लो स्किल गिग वर्क की बात करें तो जैसे क्लीनिंग हो गया, ये आपको अमेरिका में ज्यादा मिलेगा, डिलीवरी हो गया, राइड शेयरिंग हो गया, यहां सब, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब सबसे ज्यादा 42% ये हाई स्किल, ये आईटी डिजाइन जो नहीं, ये सबसे ज्यादा चलती है। पर्सनल केयर और वेलनेस की बात करें तो ये उसके बाद मतलब ये तीसरे नंबर पे 17% पे है। लो स्किल गिग वर्कफोर्स जैसे डिलीवरी हो गया, जोमैटो की, पिज्जा हट की, और बाकी ओला उबर हो गया, है ना, वो क्या बड़ी बाइक की बहुत बढ़िया वो ऐप है, 19% वो काम करते हैं, ठीक है ना। और बाकी आप देख ही सकते हो। तो ये चीज हमको देखने को मिलती है। एवोल्यूशन कैसे हुआ? 10 साल पहले जब ऐप आई फूड डिलीवरी की, ओला उबर, तो पॉजिटिव रहा। लोगों ने, ये अच्छी बात है भाई, पैसा आना चाहिए, ठीक है ना, तो लोग जो है वो इसमें काम करने लगे। लेकिन जैसे जैसे इनकम घटी, वर्किंग आवर बढ़े, वैसे वैसे दिक्कत हुई। पैसा आ रहा है तो सब सही, लेकिन पैसा घटा तो वर्किंग आवर बढ़े, और भैया काम करो ना करो, हमारे पास पूरी लाइन बहुत लोग पड़े हुए हैं, एक जाएंगे 100 आएंगे। वर्कर्स को भी डर लगता है कि भाई नहीं छोड़ना, अभी जो पैसा मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी वजह से जो वर्कर्स थे दिक्कत में आए। अब इसी की वजह से क्या हुआ, अब जैसे मान लीजिए कि अब ओला उबर है, अब उन्होंने कमीशन, भाई कई कानून बनाए हैं, लेकिन अब आप देखोगे तो आमतौर पे जो स्टेशन पे जैसे ऑटो है या कार है वो ज्यादा बताएंगे, ओला उबर कम बताएगा। तो ऐसा क्या हो रहा है? तो इसीलिए इनके लिए कानून लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बोला है कि जो गिग वर्कफोर्स है वो भारत की एक्सपैंड हो रही है ना। रिटेल, ट्रेड और सेल्स में 26 लाख लोग हैं, ट्रांसपोर्टेशन में 13 लाख लोग हैं, फाइनेंस में 6.5 लाख के करीब, मैन्युफैक्चरिंग में 6 लाख, एजुकेशन में 1 लाख। अब हम अपने आखिरी करंट अफेयर्स पे आ गए। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट पेपर 2 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। क्यों न्यूज में है? अगेन कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी CWRC ने ये बोला, भैया कर्नाटक जी पानी दोगे कि नहीं, कब दोगे, तमिलनाडु को कुछ तो पानी दे दो। यही हरियाणा और दिल्ली में भी प्रॉब्लम चल रही है। तो कर्नाटक को ये बोला है कि भैया 11,500 क्यूसेक्स पानी, ठीक है ना, ये आप तमिलनाडु को देंगे। कहां से? बिलीगुंडलू से। कब तक? 31 जुलाई तक, ठीक है। कर्नाटक ने कहा कि सर वाटर फ्लो नहीं आ रहा है। एक्चुअली कर्नाटक की जो नदियां हैं ना, मतलब जो पेनिनसुलर इंडिया, उसकी नदियों, वो नदियां पेरिनियल नहीं है, मतलब मॉनसून आ गया तो पानी रहेगा। जैसे हिमालय की नदियों में क्या है, वो हमेशा सालों साल पानी रहता है। कैसे? एक तो मॉनसून में पानी आता है, लेकिन जब मॉनसून नहीं भी होता तो ग्लेशियर्स पिघल के पानी बनाते हैं। लेकिन पेनिनसुलर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रॉब्लम है, राइट। वहां पे अगर बारिश होगी तो बढ़िया पानी रहेगा, नहीं होगी तो नहीं रहेगा। तो यहां पे यही बोला है कि सर पानी नहीं है, प्लीज अभी ये डिसीजन को पोस्टपोन कर दीजिए, 25 जुलाई तक तो पोस्टपोन कर ही दीजिए। तो जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्स मिनिस्टर DK शिव कुमार ने ये कहा है कि 1 जून 2024 से लेकर 9 जुलाई 2024 तक जो टोटल इनफ्लो है 4 रिजर्वॉयर से, वो काफी कम है। 28.71% डेफिसिट है जो एवरेज इनफ्लो है। तो प्लीज थोड़ा सा हमारे बारे में भी सोच ले।
बहुत समय से लीगल डिस्प्यूट है, और ये हमारे इंटर वाटर डिस्प्यूट जो है, कौन से आर्टिकल में चलो कमेंट बॉक्स में बताओ, लेकिन अगर कोई 2 या 3 राज्यों में कोई प्रॉब्लम होती है तो एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, वो उसको सॉल्व करता है, ठीक है ना, तो केस चलता है बेसिकली। तो मद्रास और मैसूर स्टेट्स ने ये बोला था, मद्रास मतलब तमिलनाडु, मैसूर मतलब बैंगलोर, तो 1892 की बात है ये, बोला कि पानी देंगे कोई बात नहीं। 1924 में फिर एग्रीमेंट जो है वो उसको होता है, और जो मैसूर में कृष्णा सागर डैम बना है, कृष्णा राज सागर, बोला कि यहां पे मैत्तूर मद्रास में बनाते हैं और कृष्णा सागर में डैम बनाते हैं, जिससे पानी का आदान प्रदान होगा। बहुत बढ़िया। 1958 आ जाता है, कर्नाटक, मैसूर बन गया कर्नाटक और मद्रास बन गया तमिलनाडु। तो खैर 1958 में तो तब तमिलनाडु नहीं बना था, 1969 में ही बना था। तो यहां पे कर्नाटक जो है वो कहता है कि देखिए हारंगी, काबिनी और हेमवंती डैम्स जो बनाए गए हैं वो 1892 और 1924 एग्रीमेंट के वायलेशन है, ठीक है ना, ये गलत है। ये कहा गया जो कर्नाटक ने ये डैम्स बनाए, तमिलनाडु ने बोला। 1970 में तमिलनाडु ने बोला ये बहुत हुआ सम्मान, हम सेंटर को ये बात बोलेंगे कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है ये गलत है, तो ट्रिब्यूनल बनाई जाए। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 में बना, उसके तहत आप ट्रिब्यूनल बना सकते हो। तो स्टेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी चला गया कि ट्रिब्यूनल बनाई जाए। 1973 से 1985 तक मीटिंग्स हुई स्टेट सेंटर के बीच में, बहुत कुछ हुआ नहीं। 1990 में 26 सेटिंग्स हुई हैं, राज्य जो है वो 26 बार बैठे हैं, सेंटर्स के राज्य मतलब जो सेंटर्स के ऑफिसर्स, राज्यों के ऑफिसर सब बैठे हैं, बट कुछ भी सेटलमेंट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरे दे दो यार पानी कावेरी का, क्या दिक्कत है। 1990 में 1991 में ट्रिब्यूनल ने बोला कर्नाटक को कि सुनो तुम पानी रिलीज करोगे, मैत्तूर डैम को दोगे। 2007 का फाइनल ऑर्डर आता है और बोला कि भाई आपको पानी देना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ये चीज है। तो लीगल और बाइंडिंग रहा। तो भाई बोला ठीक है, अब कर्नाटक से ही जो कावेरी है नदी वो है वो बहती है और उसके बाद अरेबियन सी में जाती, बे ऑफ बंगाल में जाती है, राइट। तो अगर हम रिजर्वॉयर और स्टोरेज लेवल्स की बात करें तो अभी करंट टोटल स्टोरेज कर्नाटक के जो 4 रिजर्वॉयर है वो आप देख ही सकते हैं कि 58.66 टीएमसी फीट पे है। तमिलनाडु में जो टोटल स्टोरेज है वो जो रिजर्वॉयर है वो 24.705 है। तो अभी तमिलनाडु कह रहा है कि अभी कर्नाटक में अच्छा खासा पानी है सर, क्यों बेकार में हमको बोल रहा है अभी, मतलब कर्नाटक कह रहा है तमिलनाडु में अच्छा खासा पानी, रुक जाइए। लेकिन तमिलनाडु बोल रहा है ना ना कर्नाटक गलत है भाई, कर्नाटक एनवायरमेंटल वाटर फ्लो नहीं मेंटेन कर रहा है, फरवरी से लेकर मई तक उसने नहीं मेंटेन किया। और इस बार बारिश भी ठीक है, नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल इनफ्लो है तमिलनाडु में, मतलब पानी अच्छा आ रहा है, तो तमिलनाडु को देना चाहिए पानी, तमिलनाडु को पानी मिलना चाहिए, समझ रहे हैं। तो जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल और जो सुप्रीम कोर्ट की रूल्स है उस हिसाब से हम बात बोल रहे हैं। मानसून ठीक है अब कर्नाटक में, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला कि चलो ठीक है, लेकिन डीके शिव कुमार बोल रहे हैं कि सर सुनिए बहुत दिक्कत है, बहुत हालत खराब है हमारे, लेकिन पानी तो देना ही पड़ेगा क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया है। तो ये लेक्चर था, बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें जो हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स है। थैंक यू सो मच।